हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हम इस टाइम पर अपना जो सीटेट का पेपर 1 है सितंबर 2015 का, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। सीडीपी के क्वेश्चंस हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट टू 10 हमने कल डिस्कस कर लिए थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। मतलब कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को मतलब कि समझें कि हाँ वो स्वीकृत हैं, उन्हें लोग मान रहे हैं और अपने आप को सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये दिया है कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। तो भाई, स्कूल में जब बच्चा जाता है, यूनिफॉर्मिटी में जब आता है, तो वहाँ पर हमें किसी का भी तिरस्कार करने का कोई अधिकार नहीं है। और वैसे भी हम वहाँ पर एक शिक्षक की भांति हैं, हमें किसी का भी तिरस्कार नहीं करना है। ठीक है, किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चा हो, अगर वो हमारे स्कूल में पढ़ रहा है तो हमें सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखना है, ना कि किसी को तिरस्कृत और किसी को सम्मानित दृष्टि से। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो, संपन्न घरों से हो, उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। बिल्कुल नहीं, ऐसा ये भी बिल्कुल गलत बात है कि आप जो अंग्रेजी अच्छे से बोल पा रहे हैं और जो संपन्न घर से हैं उन्हें आप आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे एकदम रॉन्ग हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो अंग्रेजी अच्छा नहीं बोल पा रहा है वो अच्छा ना हो, उसमें भी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं कि अंग्रेजी अच्छी बोल सकता हो, संपन्न घर से हो, आदर्श के रूप में उसी को सिर्फ प्रस्तुत किया जाए, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें, कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है कि भाई आपका जो मतलब बच्चे हैं जो आपके क्लास में, उनकी जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, यानी कि जो उनकी सोसाइटी है और जो उनका कल्चरल जो बैकग्राउंड है, उसकी जानकारी आप प्राप्त करें। और कक्षा में अगर कोई अपने डिफरेंट जो उनके कल्चर हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई अपने मत दे रहा है, अगर अपने व्यूज़ दे रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करना है, ना कि उसको हतोत्साहित करना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भाई विविध मतों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे ये बच्चा क्या करेगा, खुद को सम्मानित और स्वीकृत महसूस करेगा। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, कड़े नियम बनाएं, जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दें। तो भाई पालन ना करने पर दंड दिया जाए, ऐसा भी कोई भी वो नहीं होना चाहिए। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये 3 रॉन्ग हो गए और ये वाला थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। मतलब जो सुरेश है वो शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उन्हें अकेले पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बोल बोल कर पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रुप्स में पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो अगर कहीं बातें भी हो रही हैं वहाँ भी बैठकर वो पढ़ लेते हैं, बहुत से बच्चे खुले में बैठकर नहीं पढ़ पाते, इधर उधर देखने लग जाते हैं। तो ये क्या है, तो ये बताना है कि यह उनकी डैश में विभिन्नता के कारण है। ये कौन सी विभिन्नता मानी जाएगी? फर्स्ट ऑप्शन है अभिक्षमता, सेकेंड ऑप्शन है अधिगम शैली, थर्ड ऑप्शन है परावर्तकता स्तर, फोर्थ ऑप्शन है मूल्य। तो यहाँ पर ये क्या है, ये उनकी लर्निंग स्टाइल है, लर्निंग की जो उनका शैली है, अधिगम की जो शैली है वो अलग अलग है। किसी को कैसे समझ में आता है, किसी को कैसे समझ में आता है, कोई किसी तरह से पढ़ना पसंद करता है, कोई किसी तरह से पढ़ना पसंद करता है। तो ये उनकी लर्निंग शैली है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम अपना आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। यानी कि भाषिक विभिन्नता मतलब बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं हमारे भारत में। तो इन जो बहुत सारी भाषाएं जो बोली जाती हैं, इस संदर्भ में विशेषकर जो कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे हैं ना, जो प्राथमिक स्तर पर बहुभाषाई कक्षा के बारे में कौन सा कथन सही रहेगा ये बताना है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन कहता है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए
जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। मतलब वही मातृभाषा उनकी होनी चाहिए जो शिक्षा के लिए वो अपनाएं, ठीक है। जैसे कि हिंदी है तो अगर वो हिंदी को अपना रहे हैं तो उन्हें मतलब उन बच्चों को जो बच्चे बोल रहे हैं ना मातृभाषा अगर हिंदी बोल रहे हैं तो उनको हिंदी के लिए मतलब अपनाया जाना चाहिए इस तरह से। तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, एक बच्चा दूसरी लैंग्वेज को भी सीख सकता है ना, अर्जित कर सकता है, इसमें ऐसे कोई बात नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है भाई कि शिक्षक जो है, बहुभाषिकता कब आएगी, बहुभाषिकता तभी आएगी जब शिक्षक सभी भाषाओं का सम्मान करेगा, ठीक है, और सभी भाषाओं का सम्मान के लिए, अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करेगा, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम नीचे के ऑप्शंस को देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। यानी कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा का उपयोग करें, यूज़ करें, उनकी उपेक्षा करो, ठीक है। तो ये भी गलत है कि आपको किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी है, सभी की भाषाओं को, सभी की भावनाओं को समान स्थान देना होगा। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। तो मैंने आपको बता दिया कि स्थानीय भाषा के प्रयोग पर या मातृभाषा के प्रयोग पर ना तो आप दंड दे सकते हैं और ना ही उनकी उपेक्षा कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। फर्स्ट भी हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो हैं जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। जैविकीय विशिष्टताएं मतलब जो हमारे लिए जो जीन्स से मिली हुई चीज़ें हैं, जो जीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, और वंशानुक्रम सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, हमारे आसपास का वातावरण। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ना प्रकृति पोषण विवाद में, तो ये जो बीच के दो हैं ना, ये तो बिल्कुल ही कट जाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें प्रकृति की, तो प्रकृति हमारा होता है जैविकीय विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। वहीं अगर हम बात करें पोषण की, तो पोषण होता है हमारे आसपास का वातावरण। क्योंकि प्रकृति मतलब हम जन्म जो लेते हैं, प्रकृति ने हमें जो पैदा किया है वो कैसे करते होते हैं हम, वंशानुक्रम के अनुसार जैविकीय, ये हमारी एक जैविक संरचना होते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रकृति। और अगर पोषण की बात करें तो हमारे आसपास का जो वातावरण है वही हमारे लिए पोषित करता है, उसी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये है प्रकृति पोषण विवाद, जहाँ पर प्रकृति से तात्पर्य है जैविकीय विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं, वहीं पोषण से तात्पर्य है हमारे आसपास का वातावरण। तो इस क्वेश्चन के लिए अब आप आसानी से बता सकते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति का अर्थ है एक जैविकीय विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जो जनसंचार माध्यम है ये सामाजिकरण का यानी सोशलाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा जो सोर्स है वो बनता जा रहा है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कथन है फर्स्ट ऑप्शन, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। तो ये तो भाई नहीं किया तो जाता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि इनके द्वारा ही किया जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना, सिर्फ इनके द्वारा नहीं किया जाता। सेकंड है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों, विश्वासों को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि जनसंचार के जो माध्यम है वो सामाजिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये गलत सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जनसंचार से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। माता पिता है और जो हमारा परिवार है वो तो हमारे साथ ही रह रहा है ना, यहाँ पर जनसंचार की आवश्यकता क्या है। तो अगर ऑप्शन इस अकॉर्डिंग देखें तो हमारा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत बात है ये। आजकल आप देख ही रहे हैं ये जो हमारी ऑनलाइन स्टडी चल रही है इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब संचार माध्यमों के द्वारा ही सीख रहे हैं सब कुछ, क्योंकि भाई सब कुछ तो बंद है, घर में हम रह रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन स्टडी दी जा रही है, ऑनलाइन मटेरियल दिया जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, संचार माध्यम ही है और संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। संचार माध्यम
पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है वो सामाजिकरण की बात की गई है और ये ऑप्शन बिल्कुल भी सामाजिकरण की बात नहीं करता है। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। एक और बात फ्रेंड्स, अगर किसी को भी क्वेश्चन समझने में या आंसर में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आगे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और कल फ्रेंड्स संडे है और संडे को आपके लिए हिंदी की वीडियो आएगी, चाहे वो हिंदी पेडागोजी की भी हो सकती है और हिंदी व्याकरण की भी हो सकती है और मिला जुला भी हो सकता है, ये हिंदी व्याकरण भी हो और थोड़ी हिंदी पेडागोजी भी हो, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, कल दोपहर में आपके लिए वीडियो आने वाला है हिंदी से रिलेटेड, ठीक है। CTET के लिए हिंदी से रिलेटेड आपके लिए कल वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो कल के लिए वेट करते हैं और अभी हम अपना आज का वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा प्रश्न इसके विषय में सही नहीं है। कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, ठीक है, मतलब इस प्रश्न के लिए कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कहता है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। पहली बात तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ है नहीं वाली, ठीक है। और नहीं वाले में जो चीज़ गलत होती है हम उसको करेक्ट मानते हैं, ठीक है। देखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि बच्चे तभी सीख पाता है जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होता है। सेकंड ऑप्शन, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, अनेक प्रकार से बच्चे सीखते हैं। थर्ड है, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यस ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं, है ना। यहाँ पर जो ये केवल शब्द है इसकी वजह से ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। केवल कक्षा में बच्चे नहीं सीखते हैं, बच्चे अपने आसपास से, परिवार से, अपने साथियों से, सहपाठियों से, सभी से सीखते हैं, ठीक है। हर जगह हर एज में हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। किस रणनीति को हमें अपनाना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी को हमें अपनाना चाहिए शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर भी अगर ये दंड की बात आ जाती है ना तो वह आंसर जो है वो वहीं पर गलत हो जाता है। आपको किसी भी तरह का दंड नहीं देना है, ठीक है। प्रोत्साहन तो आप दे सकते हैं लेकिन दंड नहीं दे सकते। सेकंड है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आप बच्चे के लिए, बच्चा कब प्रेरित होगा, जब आप उसकी रुचि के अनुसार उसे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहेंगे, ठीक है, तब बच्चा क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। तो हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। मतलब कि मानक लक्ष्य आप निर्धारित कर दीजिए और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए, यानी कि उनकी उपलब्धि को देखने के लिए कठोर मानदंड निर्धारित कर दीजिए। तो ये भी एकदम रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। केवल अंकों पर बेस नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। समाजीकरण किससे होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बच्चे जो मतलब समाजीकरण बच्चे का कहाँ से होगा। बच्चे का समाजीकरण परिवार, कक्षा और समाज, अपने फ्रेंड्स, अपने से बड़े, शिक्षक, जो कोई भी हैं उसके वातावरण में, उसके आसपास जो भी उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वह सभी समाजीकरण का कारक होते हैं। अब इनमें से प्रमुख कारण क्या है ना, प्रमुख कारण बताना है। तो इसमें अगर हम प्रमुख कारण की बात करें तो आप खुद बताइए मेरे लिए, प्रमुख कारण क्या होगा। कंप्यूटर,
नहीं, कंप्यूटर कुछ भी प्रमुख कारण नहीं है। आनुवांशिकता नहीं। राजनीतिक दल नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चे का जो सामाजिकरण का प्रमुख कारण होगा वो होगा परिवार। यस फ्रेंड्स, सामाजिकरण जो हमारा शुरू होता है, जो जहाँ से नींव पड़ती है सामाजिकरण की, वो स्थान ही हमारा क्या होता है, परिवार होता है। तो इसलिए सामाजिकरण का जो प्रमुख कारक है वो हमारा परिवार होता है। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। आप जो बच्चों के लिए जो ग्रुप एक्टिविटीज़ देते हैं, ग्रुप जो हम ग्रुप प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं बच्चे के लिए, एक प्रभावी रणनीति है। क्यों है ये प्रभावी रणनीति, ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। जो छोटे समूह होते हैं उनमें कुछ बच्चों को दूसरे समूह पर हावी होने की अनुमति होती है, इसलिए ये प्रभावी होते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, ये प्रभावी होना नहीं, इसे हम नकारात्मक रूप कहेंगे। ठीक है, शिक्षण का नकारात्मक रूप, मतलब जो हमारा समूह कार्य है उसका नकारात्मक रूप। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। हम केवल और केवल हम लोगों की रणनीति यही होती है कि बच्चे एक दूसरे से सीखें और परस्पर सहायता करें एक दूसरे की, इसीलिए हम समूह कार्य देना उचित समझते हैं और ये एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है इसी कारण से, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ हो जाते हैं। तो हमें काम इसलिए नहीं देते हैं बच्चों के लिए कि बच्चा बस जल्दी जल्दी काम करे और निपटा दे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। बिल्कुल गलत, शिक्षक का तो काम कम है ही नहीं कभी भी। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो यह संकेत देता है कि बच्चा, मतलब अगर कोई है जो पढ़ने में और समझने में भाषा को अगर कठिनाई उसे हो रही है, तो मतलब ये किस ओर संकेत कर रहा है ये बताना है। ये क्वेश्चन मैं जाने कितनी बार मैं इस तरह के क्वेश्चंस बता चुकी हूँ। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। अगर अभी तक लर्निंग डिसेबिलिटी वाली अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाकर फ्रेंड्स देख लीजिए। और ये बस यही जो 4-5 जो डिसेबिलिटीज़ हैं वही घूम फिर के आती रहती हैं और हर एक पेपर में आती हैं। जाने मैंने कितनी बार आपको मैंने ये क्वेश्चन बताया होगा, फिर से हम देख लेते हैं। तो भाषा को पढ़ने और समझने में दिक्कत हो रही है, मैंने आपको बताया था। आप इनके जो ये वर्ड्स हैं इनसे समझिए इनको। फर्स्ट है डिस्ग्राफिया। ग्राफिया मतलब ग्राफ, यानी कि ग्राफ पर क्या करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं ग्राफ को, यानी लेखन अक्षमता है ये। सेकंड आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड है, मतलब कि गणितीय अक्षमता से रिलेटेड है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया मतलब प्रैक्टिस नहीं हो रही ठीक से। प्रैक्सिया मतलब कि हमारी जो बॉडी की जो मसल्स हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो वो है डिस्प्रैक्सिया। मतलब प्रैक्टिस यानी कि अच्छे से वर्क नहीं हो पा रहा है, बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये है गति समन्वय अक्षमता, यानी कि सही से कुछ भी हम नहीं कर पा रहे हैं बॉडी से। फोर्थ है पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। यस फ्रेंड्स, जो भाषा को पढ़ने और समझने की जो कठिनाई है वो हमारा डिसलेक्सिया ही होता है, यानी कि पठन अक्षमता, यानी कि पढ़ने में दिक्कत आ रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर अभी भी किसी को किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए, और आप हो सके ना तो नोट्स बनाते हुए चलिए। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए। मैं अभी आपके लिए क्या क्या मैं अपने चैनल पर करा रही हूँ मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। मैं अभी अपने चैनल पर CDP के क्वेश्चंस करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि मैं अभी जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसको करा रही हूँ। ठीक है, धीरे धीरे करके अभी मैं 2015 तक पहुँच चुकी हूँ, 2011 से। ये मैं बहुत जल्दी ही फिनिश करके जो हमारी पेपर सेकंड है उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेकर आऊँगी CDP के। साथ ही साथ EVS को हम देख रहे हैं, EVS की जो NCERT की बुक्स हैं हम उनको पढ़ रहे हैं डेली मॉर्निंग में। संडे को आपके लिए आती है हिंदी की क्लास।
ठीक है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस या आप इसमें कुछ और अगर अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, आपके जो सजेशंस हैं, आपके जो व्यूज़ हैं, आप वो अपने व्यूज़, अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियोज़ में और क्या चाहिए, किस तरह से आप वीडियोज़ को पसंद करेंगे, मतलब क्या आप चाहते हैं वीडियोज़ में कुछ नया। आप अपने जो प्रीशियस आपके सजेशंस हैं, आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। कल ईवीएस का लेकर आऊँगी वीडियो मॉर्निंग में, और उसके बाद हम दोपहर में हम बात करेंगे अपने हिंदी पेडागोजी के सॉरी हिंदी को देखेंगे, ठीक है। उसमें हम पेडागोजी और व्याकरण थोड़ा थोड़ा दोनों को देखेंगे, ओके। और साथ ही कल इवनिंग में जो ये हमारा चाइल्ड पेडागोजी है, इसका कोई वीडियो नहीं आएगा, ये वीडियो मंडे को आएगा, ठीक है। कल के लिए आपके लिए कुछ और स्पेशल हो सकता है कि मैं कुछ और भी आपके लिए कोई और वीडियो भी बना दूं, लेकिन ये 2 वीडियो कल पक्की हैं, ये 2 वीडियो आनी ही आनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किसका वेट कर रहे हो, जाओ जाके जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।